हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स नाउ। आज है 13 अप्रैल 2024 और आज हम डिस्कस करेंगे 13 अप्रैल 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर। अगर आप फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जब भी सब्सक्राइब करें बेल बटन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं आज के आर्टिकल्स का। पहला आर्टिकल है वेस्ट एशिया लगातार खतरे में दिखाई दे रहा है। उससे रिलेटेड एक आर्टिकल है ईरान इज अबाउट टू अटैक ऑन इसराइल, वो हम देखेंगे। इसके बाद दूसरा आर्टिकल है इन्फ्लेशन के बारे में हम जानेंगे। थर्ड आर्टिकल है फॉरेस्ट राइट एक्ट इंडिया में काफ़ी सारी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ज्वलंत मुद्दा है, इलेक्शन में है, ये हम देखेंगे। इंडस्ट्रियल आउटपुट की कुछ ग्रोथ देखी गई है फरवरी में और थ्री, लेकिन जो टोटल प्रोडक्शन लेवल है ये लो रिकॉर्ड किया गया है। इंडिया कॉन्गो में कॉपर और कोबाल्ट की जो माइन है उसको माइन करने के लिए एमओयू साइन कर रहा है। इसके अलावा कॉन्गो का जो मैप है वो हम देखेंगे। ये मेन न्यूज़ आर्टिकल है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट आर्टिकल है वेस्ट एशिया ऑन एज एमिड फियर ऑफ ईरान्स अटैक। तो ये जो पूरा मुद्दा है, ये मुद्दा है ईरान की कॉन्सुलेट पर जो सीरिया में स्थित था, वहाँ पर 1 अप्रैल को इसराइल के द्वारा अटैक किया गया, जिसमें ईरान के कुछ ऑफिशियल्स हैं, मिलिट्री ऑफिसर, वो मारे गए, जिसके बदले में ईरान अटैक लॉन्च करने वाला है, ऐसा वेस्टर्न मीडिया के द्वारा और दुनिया भर की मीडिया के द्वारा बोला जा रहा है। वेस्ट एशिया इसकी वजह से कंटिन्यूड पिछले कुछ महीनों से, जब से इसराइल ने गाज़ा पर अटैक किया है, तब से लगातार टर्मोइल की कंडीशन में है। और नॉर्मली अगर देखा जाए तो वर्ल्ड में वेस्ट एशिया का जो रीजन है हमेशा ही डिस्टर्ब रहता है। अभी गाज़ा का जो मुद्दा है वो शांत होता हुआ दिख रहा था, उसके बाद ईरान और इसराइल में जो टेंशन उनके बायलैटरल रिलेशन में है वो बढ़ते हुए चले गए। ईरान टारगेट कर रहा है इसराइल को इन रिटेलिएशन अगेंस्ट अप्रैल 1 एयर स्ट्राइक ऑन ईरान्स कॉन्सुलर इन दमास्कस, सीरिया। सीरिया में इसराइल का अटैक जो हुआ था उसमें ईरान के जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं वो मारे गए। उसके कारण से ही ये जो रिटेलिएटरी अटैक इसराइल पे ईरान लॉन्च करने वाला है। इस अटैक को लेकर यूएसए ने पूरी तरीके से सपोर्ट दिखाया है इसराइल के लिए और यूएसए इसराइल के साथ है। और यहाँ पर रसिया और फ्रांस और इंडिया ने भी जो अपने नागरिक हैं उनके ट्रैवल और सिक्योरिटी से रिलेटेड अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों को बोला है कि वो वेस्ट एशिया के रीजन में खास तौर पे ईरान और इसराइल और उसके नियर बाई अभी के समय ट्रैवल ना करें। ईरान के सुप्रीम लीडर हैं अयतोल्ला अली खमेनी, उनके द्वारा ये कसम खाई गई है कि वो ईरान के अगेंस्ट जो इवल रेजिम काम कर रही है और जो इसराइल की रेजिम है उसको वो उखाड़ फेंकेंगे। और इसको लेकर ही उन्होंने ये जो एयर स्ट्राइक है वो लॉन्च करने का डिसीजन लिया है। ईरान और सीरिया कंप्लीटली इसराइल को अप्रैल 1 के अटैक का दोषी मानता है और इनका कहना है कि इसराइल ने ईरान के कॉन्सुलेट पे अटैक करके एक इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन किया है और उन्होंने वायलेट किया है कि जो भी इंडिविजुअल और डिप्लोमेटिक प्लेसेस की इम्यूनिटी होती है किसी भी देश का, किसी भी देश में दूसरे देश के जो इंडिविजुअल्स होते हैं या डिप्लोमेटिक मिशन में काम करते हैं उनको इंटरनेशनल लॉ और वियना कन्वेंशन के थ्रू एक इम्यूनिटी होती है कि उन पे अटैक नहीं किया जाएगा, उनकी जान को खतरा नहीं होगा। लेकिन ईरान के जो ऑफिशियल्स है, डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स है, उनको सीरिया में मार के इसराइल ने ये पूरी तरीके से इंटरनेशनल लॉ को वायलेट किया है, जिसका सबक ईरान के द्वारा सिखाया जाएगा, ऐसा ईरान का कहना है। अब इसराइल का क्या स्टैंड है? इसराइल उस अटैक की जिम्मेदारी नहीं लेता और कोई भी कंफर्मेशन इसराइल की वजह से इसराइल की तरफ से नहीं गई है। ना ही इसराइल बोल रहा है कि उसने अटैक किया है, ना ही वो मना कर रहा है अटैक को। लेकिन इसराइल केवल इतना कह रहा है कि अगर अटैक होता है तो वो पूरी तरह से रेडी है। तो एक तरह से ऐसा लग रहा है जैसे इसराइल पहले अभी तो गाजा में तबाही मचा रखी थी, अब ईरान के साथ लड़ने को रेडी है। इसराइल का मानना है कि ईरान गॉडफादर ऑफ मिलिशिया है। वेस्टर्न एशियन रीजन में काफ़ी सारे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, जैसे हमास हो गया, हाउथीज़ है, हिजबुल्ला है और इस्लामिक जिहाद है। इनसे रिलेटेड जो कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉर्स हैं लगातार वेस्टर्न एशिया रीजन में और अफ्रीकन रीजन में होती हुई दिखती हैं। कई सालों से ये लगातार चलता है। और अभी हाउथीज़ ने रेड सी के एरिया में किस तरह से इंटरनेशनल सी रूट को डिस्टर्ब कर रखा था, उसी तरह से हमास ने इसराइल पे अटैक किया था। तो ये सारे जो ग्रुप्स हैं, हमास, हाउथीज़, हिजबुल्ला और इस्लामिक जिहाद, ये इसराइल के सपोर्ट में माने जाते हैं। ये वेस्टर्न मीडिया और इसराइल का ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये ईरान के सपोर्टिव ग्रुप माने जाते हैं। और ये जो बात है इसके कारण यूएसए, पूरे वेस्टर्न कंट्रीज़ को और इसराइल को ये लगता है कि जो भी ये ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़ करते हैं उनके पीछे ईरान है, इसलिए ईरान को
रेन इन करना बहुत ज़रूरी है, जो इज़राइल के द्वारा कहा गया। अब ये जो अटैक है, ये 48 घंटे में प्लान किया जाने वाला है, ऐसा बोला जा रहा है और इसके साथ ही ईरान अलग-अलग तरीके से लॉन्च करने का सोच रहा है, जैसे कि डायरेक्ट स्ट्राइक करे ईरान या फिर प्रॉक्सीज़ के थ्रू अपने अलग-अलग ऑर्गनाइज़ेशन जैसे कि ये हमास, हाउथीज़, हिज़्बुल्लाह के थ्रू अटैक करवाए इज़राइल पे। तो ये जो ऑप्शन है, वो खंगाले जा रहे हैं ईरान के द्वारा। और इसके अलावा जीपीएस सिस्टम को भी डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई है इज़राइल में। जो इस आर्टिकल में मेंशन है कि आईडीएफ आल्सो स्क्रैम्बल्ड द जीपीएस सिस्टम व्हिच कुड बी यूज्ड टू कंफ्यूज इनकमिंग वेपन्स। जीपीएस सिस्टम को अगर डिस्टर्ब किया जाएगा तो किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन की एक्चुअल लोकेशन समझ पाना मुश्किल होगा और जिससे कि जो एनिमी कंट्री है उसके जो वेपन्स हैं उनकी लॉन्चिंग और उनके प्रिसीजन को डिस्टर्ब किया जा सकता है। तो ये एक बड़ी टैक्टिक्स है जो आजकल के टाइम में इस एआई के टाइम में और साइबर अटैक्स के टाइम में बहुत प्रोमिनेंटली साबित हो सकती है आने वाले जो भी वॉर होते हैं उनमें, और लगातार इनका यूज़ भी किया जा रहा है। जैसे कि एक जीपीएस का डिस्टॉर्शन देखा गया था, जो जीपीएस का तेल अवीव का एक्चुअल लोकेशन बेरूत लेबनान की लोकेशन बता रहा था, ऐसा स्टेट मीडिया के द्वारा बताया गया है। तो देखने की बात होगी कि किस तरह से ये जो पर्टिकुलर मुद्दा है ईरान और इज़राइल के बीच, वो किस तरह से आगे बढ़ता है। इज़राइल पे अटैक करना ईरान रोकता है या उस पे डायरेक्ट अटैक करता है, और अगर अटैक होगा तो पूरे वेस्टर्न एशियन रीजन के साथ ही साथ वर्ल्ड के लिए भी एक बहुत बड़ा थ्रेटनिंग कंडीशन बन सकती है। सेकेंड आर्टिकल है इन्फ्लेशन इन इंडिया स्लोड यट नो रिलीफ ऑन फूड बिल्स। इंडिया में इन्फ्लेशन मंथली रेंज में अगर देखें तो फरवरी महीने में और मार्च महीने में थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन फूड इन्फ्लेशन में कमी नहीं देखी गई है। फूड इन्फ्लेशन में मेनली प्राइस बढ़े हैं, जैसे कि सीरियल्स हो गया, मीट हो गया, वेजिटेबल, पल्सेस, स्पाइसेस और एग्स के प्राइसेस डबल डिजिट में ही दिखे हैं और इनमें कोई कमी नहीं आई है। और इसका जो कारण है, ऐसा माना जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में भी इनमें राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि जो हीट वेव है उससे फूड इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ सकता है और जो क्रूड ऑयल है उनका भी लगातार ट्रेंड अपवर्ड ही देखा जा रहा है। और जो तीसरा रीज़न है जो हमने कल देखा था कि यूएसए के सेंट्रल बैंक के द्वारा जो इंटरेस्ट रेट कट है वो अभी पोस्टपोन कर दिया गया है। इंटरेस्ट रेट कट भी नहीं किए जाएंगे तो इन्फ्लेशन की जो कंडीशन है वो सुधरती हुई, फूड स्पेसिफिकली फूड इन्फ्लेशन की सिचुएशन सुधरती हुई नहीं दिख रही। अब बेसिकली इन्फ्लेशन हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन नॉर्मल एक जनरल राइज ऑफ प्राइस का ट्रेंड है, एक ऐसा ट्रेंड जिसमें प्राइजेस राइज होते हैं उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। इट कैन बी ट्रांसलेटेड एज डिक्लाइन और परचेजिंग पावर ओवर टाइम। इसको बोल सकते हैं राइज ऑफ प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज, किसी भी गुड का प्राइस बढ़ना। और जो फाइनली असर क्या होता है, इसका असर होता है कि जो परचेजिंग पावर है वो मनी की परचेजिंग पावर खत्म हो जाती है। मनी यानी कि जो करेंसी है, जो नोट है, जो करेंसी है उसकी परचेजिंग पावर इन्फ्लेशन की वजह से कम होती चली जाती है, जिसके कारण एक पर्टिकुलर बास्केट ऑफ सिलेक्टेड गुड्स एंड सर्विसेज हैं, वो अगर आज 100 रुपए में मिल रही है तो इन्फ्लेशन के बाद हो सकता है अगले साल वो 150 रुपए में मिले। तो ये जो 50 रुपए का इंक्रीज हुआ है, ये या तो प्राइस राइज इसको माना जा सकता है या फिर मनी की परचेजिंग पावर कम हो गई है। इसका फाइनल इफेक्ट यही होता है। द राइज इन प्राइस विच इज ऑफन एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज मीन्स अ यूनिट ऑफ करेंसी इफेक्टिवली बाइज लेस देन इट डिड इन प्रायर पीरियड। जैसे कि अभी हमने देखा कि अगर 10 साल पहले किसी भी वस्तु की कीमत 100 रुपए है और 10 साल के बाद हो सकता है वो 1000 रुपए भी हो जाए, तो जो चीज़ें 100 रुपए 10 साल पहले खरीद लेती थी वो आज उन चीज़ों को खरीदने के लिए 1000 रुपए लग रहे हैं। इसलिए मनी की जो पावर, या तो हम कह सकते हैं गुड्स की जो वैल्यू है वो बढ़ गई, या फिर जो मनी है जिसके थ्रू वो पर्टिकुलर वस्तु खरीदी जा रही थी उसकी वैल्यू घट गई, इसलिए ज़्यादा मनी का यूज़ करके उतनी ही वस्तु खरीदनी पड़ रही है। तो ये सिंपल सा इन्फ्लेशन है। इसके कॉज क्या होते हैं? इसका रूट कॉज है इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी। अगर पैसों की जो सप्लाई है पूरी इकोनॉमी में बढ़ जाए तो ये सबसे बड़ा रूट माना जाता है, कॉज माना जाता है इन्फ्लेशन का। दो इट कैन बी प्लेड आउट डिफरेंट मैकेनिज्म इन इकोनॉमी। तो अलग अलग तरह से इसको देखा जा सकता है, लेकिन एक बड़ा फैक्टर होता है इंक्रीज सप्लाई ऑफ मनी इन इकोनॉमी, जो इन्फ्लेशन बढ़ाने का काम करता है। अगर गवर्नमेंट्स लगातार मनी प्रिंट करते रहे और मोर मनी सिटीजन्स को देते रहे, इससे भी इन्फ्लेशन बढ़ता है। या फिर गवर्नमेंट
करेंसी की वैल्यू को, जो लीगल टेंडर करेंसी है, जो नोट्स हैं, उनकी वैल्यू को डिवैल्यूएट कर दे, या डेप्रिसिएशन, जैसे कि डॉलर के मुकाबले रुपये की वैल्यू डेप्रिसिएट होती जा रही है, उससे भी इन्फ्लेशन बढ़ता है। ये सारे जो कॉजेज़ हैं, वो इन्फ्लेशन को बढ़ाने का काम करते हैं। इन्फ्लेशन मेनली 2 टाइप के होते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड बढ़ने की वजह से चीज़ों के प्राइस बढ़ते हैं, उसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जिसके तहत रॉ मटेरियल के कॉस्ट बढ़ने की वजह से प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ते हैं। तो मेनली 2 तरह के इन्फ्लेशन होते हैं। थर्ड आर्टिकल है, थर्ड ऑफ लैंड कॉन्फ्लिक्ट्स इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज वेयर फॉरेस्ट राइट एक्ट इशू फॉर इलेक्शन। इलेक्शन जो अभी लोकसभा के आने वाले हैं, उसमें मेजॉरिटी ऑफ कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी हैं जिनमें ज़्यादातर जो केसेस है कॉन्फ्लिक्ट के, वो फॉरेस्ट राइट एक्ट से रिलेटेड है। और ये जो स्टेट है जिनमें फॉरेस्ट राइट एक्ट के हाईएस्ट नंबर माने जा सकते हैं, वो स्टेट है महाराष्ट्र, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। हाईएस्ट नंबर ऑफ कोर एफआरए कॉन्स्टिट्यूएंसीज जिनमें डिफाइन किया गया है, जहां पर मोर देन 20% रेजिडेंट इलेक्टोरेट आर एलिजिबल टू क्लेम राइट्स अवेलेबल अंडर एफआरए, यानी फॉरेस्ट राइट एक्ट। फॉरेस्ट राइट एक्ट क्या होता है? फॉरेस्ट राइट एक्ट वो एक्ट है जो फॉरेस्ट में रहने वाली कम्युनिटीज़ को वो फॉरेस्ट के माइनर प्रोडक्ट्स का यूज़ करने का और वहाँ पर रहने का अधिकार देता है। अब ये पर्टिकुलर आर्टिकल बताता है कि ज़्यादातर जो कॉन्फ्लिक्ट हैं फॉरेस्ट में रहने वाले फॉरेस्ट ड्वेलर्स का, तो वो मेनली फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ देखा गया है। नियरली 44% ऑफ 117 कॉन्फ्लिक्ट्स जिनको सर्वे किया गया था, वो ट्रिगर हुए थे ड्यू टू कंजर्वेशन एंड फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट, जो किसी भी फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं। यानी कि गवर्नमेंट के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैं, उनके द्वारा जो कंजर्वेशन और फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट लाए गए हैं, उनकी वजह से ही फॉरेस्ट राइट एक्ट में के तहत लोगों को फॉरेस्ट के राइट नहीं मिल पा रहे हैं। और जिनमें मेन जो स्टेट्स हैं वो हैं महाराष्ट्र, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। करीब 88% कॉन्फ्लिक्ट इन्वॉल्व है नॉन इम्प्लीमेंटेशन और वायलेशन ऑफ की प्रोविजन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट। तो ज़्यादातर प्रोजेक्ट जो आते हैं वो इंडिया के एक्ट को वायलेट करते हैं, और लोगों को जो अधिकार दिया गया है कानूनी, उनको वायलेट करते हैं ज़्यादातर फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा किए जा रहे कंजर्वेशन या फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट में। अदर मेजर पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या हैं? इसके अलावा कुछ जो पॉइंट हैं जिसके तहत फॉरेस्ट राइट एक्ट के प्रोविजन इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे, वो हैं लैक ऑफ लीगल प्रोटेक्शन ओवर लैंड राइट। जो लोगों को लीगल प्रोटेक्शन दी गई है, लैंड राइट दिए गए हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट में, वो नहीं इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, उनका वायलेशन हो रहा है। फोर्स्ड इविक्शन, जबरदस्ती लोगों को इविक्ट किया जा रहा है, अपनी जगह से हटाया जा रहा है, और लैंड छीनी जा रही है, डिस्पोजेशन ऑफ लैंड। तो ये जो बड़े मुद्दे हैं, जो एक एक्ट है पार्लियामेंट का, वो प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, और ये इलेक्शन का बड़ा मुद्दा है। द स्टेट विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट जो फॉरेस्ट राइट एक्ट से रिलेटेड हैं, एफआरए क्रिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, जहाँ पर ज़्यादातर फॉरेस्ट के एरियाज़ हैं, और इसके अलावा यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, जम्मू एंड कश्मीर में है, छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है। इसके अलावा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी काफ़ी केसेस हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है, तालिबान इंडिया वेलकम्स बाई स्टेप्स टेकन बाई तालिबान टू रिस्टोर एसेट टू माइनॉरिटीज। तो तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिसमें तालिबान में रह रहे माइनॉरिटी सिख और हिंदूज के जो प्रॉपर्टी हैं वो उनको वापस की जा रही है, उनके एसेट उनको वापस दिए जा रहे हैं। तो इस स्टेप का इंडिया ने सपोर्ट किया है और वेलकम किया है। अगर तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा कर रहा है तो ये माइनॉरिटीज़ के हक में एक अच्छा काम होगा। तालिबान के द्वारा लार्ज स्केल क्रैकडाउन किए जा रहे हैं ऑन द ओनर्स ऑफ प्रॉपर्टीज जिन्होंने इलीगली पिछले कुछ डिकेड्स में प्रॉपर्टी सिख और हिंदू माइनॉरिटीज से हथियाई थी। उन अब इन माइनॉरिटीज़ को जो प्रॉपर्टी है वो वापस की जा रही है। तो इंडिया ने वेलकम किया है ये स्टेट। इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रीव 5.7% इन फरवरी, प्रोडक्शन लेवल एट 3 मंथ लो। इंडस्ट्रियल आउटपुट तो कुछ बड़ा है, लेकिन जो प्रोडक्शन लेवल है वो कम हुआ है इंडिया में। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये ईयर ऑन ईयर आउटपुट बताता है, इसमें कुछ ग्रोथ देखी गई है, लेकिन ओवरऑल प्रोडक्शन लेवल कम हुआ है। ये जो आईआईपी का इंडेक्स है, ये बताता है कि कंजम्पशन नॉन इवन या अनइवन ही दिखी है। नॉन ड्यूरेबल आउटपुट कम हुआ है, लेकिन ड्यूरेबल जो आउटपुट है इसमें बढ़ोतरी हुई है।
अब बेसिकली आईआईपी क्या होता है? आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, जो पर्टिकुलरली 1 साल या 6 महीने या 3 महीने क्वार्टरली जितने भी टाइम पीरियड के लिए मेज़र करते हैं, नॉर्मली 1 साल के लिए मेज़र किया जाता है। तो उसके दौरान 1 साल के दौरान इंडस्ट्री का जो आउटपुट है, कितना बढ़ा है या कितना कम हुआ है, वो इंडेक्स या वो डेटा जो है, वो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कहलाता है। इसमें 8 कोर इंडस्ट्रीज़ आती हैं और जिनका जो आउटपुट है वो बताता है कि इंडस्ट्री में और कंट्री में मेनली कहाँ पर किस सेक्टर में बढ़ोतरी हो रही है, किसमें ग्रोथ हो रही है और किसमें ग्रोथ नहीं हो रही है। ये जो 8 सेक्टर है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये 8 सेक्टर कौन-कौन से हैं। इन 8 सेक्टर का नाम कमेंट सेक्शन में लिखिए। इसके अलावा इन 8 सेक्टर का आईआईपी में जो ओवरऑल परसेंटेज है या वेटेज है वो 40% से थोड़ा ज़्यादा होता है, 40 पॉइंट समथिंग होता है इन 8 सेक्टर का मिला के परसेंटेज। और ये कौन-कौन से सेक्टर हैं, इसका जो आंसर है कमेंट सेक्शन में दीजिए। नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिया एक्सप्लोर्स कॉन्गो फॉर कॉपर एंड कोबाल्ट एक्सेस। इंडिया कॉन्गो के साथ एमओयू साइन करने वाला है, जो अगले 2-3 महीनों में साइन होने की उम्मीद है। और इंडिया मेनली टारगेट कर रहा है कॉन्गो में जो कॉपर और कोबाल्ट के रिजर्व हैं, उनको माइन करने के लिए। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के साथ ये जो एग्रीमेंट है ये साइन होने वाला है। और एमओयू विल अलाउ इंडिया टू कंडक्ट मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कमर्शियल ऑफटेक इन केस ऑफ सक्सेसफुल फाइंड्स। इंडिया की कंपनीज कॉन्गो में एक्सप्लोरेशन करेंगी और अगर वहाँ पर अच्छे रिजर्व पाए जाते हैं तो उनको माइनिंग भी किया जाएगा। इससे पहले अर्जेंटीना में लिथियम ब्लॉक के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने अर्जेंटीना के साथ डील की है, एमओयू साइन किया है। लिथियम के लिए अर्जेंटीना में ऑलरेडी एमओयू साइन किया गया है। अर्जेंटीना में लिथियम माइनिंग इंडिया के कंपनीज के द्वारा की जा रही है और अब कॉन्गो में कोबाल्ट और कॉपर की जो माइनिंग है वो की जाएगी, एक्सप्लोरेशन और कमर्शियल ऑफटेक दोनों। कॉपर एंड कोबाल्ट ये क्रिटिकल मिनरल्स माने जाते हैं। इसमें कॉपर की अगर हम बात करें तो कॉपर इज़ यूज्ड, कहाँ का एप्लीकेशन है इसकी? पावर केबल्स में एप्लीकेशन है, विंड टर्बाइन में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में और सोलर पैनल में। तो कॉपर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के ग्रोथ के लिए भी। पावर केबल्स में इसका यूज़ किया जाता है, विंड टर्बाइन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड सोलर पैनल। और ये की मटेरियल है एनर्जी ट्रांजिशन। तो एनर्जी ट्रांजिशन का जो की मटेरियल है वो है कॉपर। इसके अलावा जो कोबाल्ट है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कार बैटरी मेटल में, जिससे कार की बैटरी बनाने में जिसका यूज़ किया जाता है। तो कॉपर और कोबाल्ट इन दोनों की माइनिंग कॉन्गो में की जाने वाली है। इंडिया के द्वारा कॉन्गो के साथ एमओयू साइन किया जा रहा है। कॉन्गो कहाँ है? कॉन्गो सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है। सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है, मतलब सेंट्रल अफ्रीका में स्थित है और कॉन्गो से इक्वेटर पास करती है। ये इक्वेटोरियल कंट्री है जहाँ पर ज़्यादातर रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। यहाँ इस मैप में ये वाली जो कंट्री है ये है कॉन्गो और इसके राइट में है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डीआरसी। कॉन्गो पहले एक ही कंट्री हुआ करती थी जो बाद में कॉन्गो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में डिवाइड हो गई। अगर हम कॉन्गो की नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें, पहला तो कॉन्गो साउथ अटलांटिक ओशियन से बॉर्डर बनाता है। इसके अलावा ये किन-किन कंट्रीज़ को टच करता है? वो कंट्री हैं गैबॉन, कैमरून, CAR सेंट्रल अफ्रीकन यूनियन और कॉन्गो के राइट में है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो ये जो कंट्री है इसकी नेबरिंग कंट्री है और इक्वेटर कॉन्गो से पास करती है। तो ये थे आज के न्यूज़ आर्टिकल। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पूछे गए क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।